जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे लोग? चलिए, हिस्ट्री में हमारा मौर्य वंश चल रहा था। मौर्य वंश में हमको आज अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ना था। ठीक है, चलिए उससे पहले हम चीजों को 5 में डिवाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए, अशोक का जन्म कब हुआ था बच्चे? अशोक का जन्म, वेरी गुड, अशोक का जन्म 3 से 4 ईसा पूर्व। ठीक है, 3 से 4 ईसा पूर्व। चलिए आप बताइए, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत बढ़िया, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? वेरी गुड, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व उसने क्या कर दिया था बच्चे? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया था। ठीक है, और उसका एक भतीजा था, उस भतीजे का क्या नाम था बच्चे? निग्रोध। तो अपने भतीजा निग्रोध से प्रेरित होकर उपगुप्त से इसने क्या किया बच्चे? बौद्ध धर्म की शिक्षा ले ली। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने क्या किया? अपना बेटा महेंद्रनाथ एंड बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, वहां श्रीलंका में इन दोनों से, बेटा और बेटी दोनों से प्रभावित होकर सिंघली वंश के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आज भी आप श्रीलंका में जाएंगे तो वहां पे क्या है? बौद्ध धर्म की अधिकता है। समझ में आया? चलिए बताइए, कलिंग युद्ध की जानकारी किस गुफा, किस अभिलेख से मिलती है? बहुत बढ़िया, कलिंग युद्ध की जानकारी बच्चे हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, समझ में आया? तो अशोक जो था वो बच्चे पूरी तरह से सहिष्णु था। अशोक कैसा था? सहिष्णु। सहिष्णु का मतलब बच्चे वो सभी धर्मों को मानने वाला था। ठीक है, सारे धर्मों को वो मानता था। ठीक है बच्चे, अशोक ने धार्मिक जीवन को ठीक ठाक रखने के लिए, मतलब धर्म में कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, धार्मिक जीवन को, धार्मिक गतिविधियों को सुरक्षित करने के लिए उसने एक मंत्री नियुक्त किया था, जिसको हम क्या बोलते थे बच्चे? धर्म महामात्र, धर्म महामात्र। ठीक है, स्त्रियों की रक्षा के लिए उसने क्या बनाया था बच्चे? बताइए, स्त्री महामात्र मंत्री की नियुक्ति की थी। स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, स्त्रियों की देखरेख के लिए स्त्री महामात्र मंत्री की नियुक्ति की थी। ठीक है, भारत में अभिलेख लिखने किसने शुरू किया था? भारत में अभिलेख लिखवाना किसने शुरू किया? अशोक ने। वेरी गुड, लेकिन विश्व में अभिलेख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? डेरियस ने। डेरियस कौन था बच्चे? ईरान का शासक था जो कि हकमनी साम्राज्य का था। ठीक है, तो अशोक ने इसको किससे चुराया था? डेरियस प्रथम से। डेरियस से इसने अभिलेख लिखने की प्रथा को चुराया था। अशोक ने जो भी शिलालेख लिखवाए थे, अशोक ने बच्चे जितने भी शिलालेख लिखवाए थे, इसको प्रारंभ में कोई पढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शिलालेखों को पढ़ने का काम किसने किया था बच्चे? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था बच्चे? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो अब हम अशोक के शिलालेखों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अशोक के 14 प्रमुख बृहद शिलालेख, बृहद मतलब बड़ा शिलालेख, जिनको हम चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके 7 छोटे छोटे लघु शिलालेख थे। ठीक है, कितने थे बच्चे? 7। तो इसके अलावा इसके कुछ बिखरे हुए शिलालेख, मतलब इधर उधर शिलालेख भी मिले हैं। तो हम कितने शिलालेख पढ़ेंगे? एक तो 14 बृहद शिलालेख हो गए बच्चे, बड़े वाले। ठीक है, 7 लघु शिलालेख हो गए। ठीक है, और कुछ बिखरे हुए शिलालेख हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। बिखरे हुए शिलालेखों में बच्चे एक था गुर्जरा अभिलेख। बिखरे हुए में से एक अभिलेख कौन सा था? गुर्जरा अभिलेख। ये कहाँ मिला बच्चे? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ मिला? गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में बच्चे ये लिखवाया था इसने अपना नाम क्या लिखवाया था? मैं प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी अशोक, देव नाम प्रियदर्शी अशोक। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी अशोक। देखिए, अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखवाए ना, उस शिलालेखों पे अपना नाम इसने कहीं नहीं लिखवाया है। ठीक है, लेकिन 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें इसने अपना नाम अशोक लिखवाया, बाकी किसी अभिलेखों पे अपना नाम नहीं लिखवाया। ठीक है, तो 4 में से बच्चे एक तो ये हो गया गुर्जरा अभिलेख। 3 इसमें अभिलेख जो थे कर्नाटक में। 3 अभिलेख कहाँ? कर्नाटक में, जिसके ऊपर इसका नाम अशोक लिखा हुआ है। पहला अभिलेख कौन था? मास्की। ठीक है, दूसरा बच्चे नेतुर, तीसरा बच्चे उदय गुलाम, उदय गुलाम। ये तीनों कहां बच्चे? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। इन सारे शिलालेखों पे क्या लिखा है बच्चे? प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी अशोक। ठीक है, इसके अलावा किसी भी शिलालेख पर इसका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, अशोक ने जितने भी शिलालेख बनवाए हैं, जितने भी लेख लिखवाए हैं, उसमें कहीं अपना नाम नहीं लिखवाया, एक्सेप्ट इन चारों के। इन 4 के अलावा अशोक का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ आया बच्चे? लेकिन अभी भी जो शक था वो अभी भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि
इसने सम्राट तो कहीं लिखा ही नहीं था, सम्राट अशोक, क्योंकि ये तो सम्राट मगध का सम्राट अशोक था। तो एक अभिलेख ऐसा भी मिला, कौन सा बच्चे? भब्रू अभिलेख, भब्रू अभिलेख, जिसपे क्या लिखा था बच्चे? सम्राट अशोक। भब्रू अभिलेख का है बच्चे? राजस्थान, राजस्थान के भब्रू अभिलेख में क्या लिखा हुआ था इसने बच्चे? मगध सम्राट अशोक, ठीक है, मगध सम्राट अशोक, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अशोक ने किस अभिलेख में खुद को मगध का सम्राट बताया है, बताइए। तो राजस्थान के भब्रू अभिलेख, आंसर क्या होगा बच्चे? राजस्थान के भब्रू अभिलेख, ठीक है। ये भब्रू अभिलेख है ना बच्चे, ये बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसमें इसकी चर्चा मिलती है। भब्रू अभिलेख की चर्चा कहाँ मिलती है बच्चे? बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, उसमें इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है, समझ आया? चलिए, तो बिखरे हुए शिलालेख कौन कौन से हो गए? एक गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख में बच्चे इस क्या लिखा हुआ था? इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी अशोक। बाकी अन्य 3 शिलालेख मिले कहाँ के? कर्नाटक में, कौन कौन सा? मास्की, नेत्तूर एंड उदयपुरान, ठीक है। इन तीनों में भी इसका नाम लिखा हुआ था, ठीक है। मगध सम्राट कौन सा शिलालेख पे लिखा था बच्चे? भब्रू शिलालेख पे, भब्रू शिलालेख पे लिखा हुआ था मगध सम्राट अशोक, ठीक है। तो अब हम क्या है, इसके 7 लघु शिलालेख को देखते हैं, 7 लघु शिलालेख, ठीक है। इन लघु शिलालेखों को, 7 जो लघु शिलालेख हैं, इसको समझने के लिए मैप पे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एक मैप बना लेते हैं। 7 लघु शिलालेख जो इसमें थे, लघु शिलालेख, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसके 7 जो लघु शिलालेख थे बच्चे, सबसे पहले ये वाला एरिया कौन सा? नेपाल, ये वाला नेपाल। यहाँ पे जो शिलालेख मिला बच्चे नेपाल में, वो कौन सा था बच्चे? रुमनदेही, रुमनदेही शिलालेख, रुमनदेही शिलालेख, ठीक है। ये कहाँ मिला बच्चे? नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। रुमनदेही शिलालेख बच्चे कहाँ पे है? नेपाल के लुम्बिनी में। देखिए, रुमनदेही शिलालेख एक ऐसा शिलालेख है बच्चे जिसमें उपदेश की ज्यादा चर्चा नहीं है, इसमें उपदेश पे बिल्कुल चर्चा नहीं किया गया। इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया, यानी इस शिलालेख में किसकी चर्चा है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब टैक्स की चर्चा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बहुत इससे, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि अशोक के किस शिलालेख पर अर्थव्यवस्था यानी टैक्स की चर्चा है? तो रुमनदेही शिलालेख पे, रुमनदेही शिलालेख कहाँ पे बच्चे? नेपाल के लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है। तो पहला ये हो गया। इसके बाद दिल्ली के पास वाले एरिया में, यहाँ पे ये रहा दिल्ली अपना, दिल्ली के पास आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक हरियाणा वाले एरिया में और एक यूपी वाले एरिया में। तो हरियाणा वाले जो एरिया में था बच्चे, उसका क्या नाम था? हरियाणा वाले एरिया का नाम क्या था बच्चे? बताइए। बहुत बढ़िया, टोपरा अभिलेख, ठीक है। ये जो था बच्चे यहाँ पे कौन सा अभिलेख था? टोपरा अभिलेख, टोपरा शिलालेख, ठीक है। ये कहां था बच्चे? ये हरियाणा वाले एरिया में। उसके बाद से तीसरा बच्चे दिल्ली के जस्ट पास ही मथुरा में, मथुरा शिलालेख, ठीक है, मथुरा शिलालेख। देखिए ये क्या है? ये दिल्ली से बिल्कुल सटे इलाकों में था, ठीक है। बाद में एक दिल्ली सल्तनत का शासक आया था, फिरोज शाह तुगलक। कौन है बच्चे? तुगलक वंश का एक बहुत ही बेहतरीन खतरनाक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या किया बच्चे? एक टोपरा अभिलेख एंड मथुरा अभिलेख दोनों को उखड़वा कर कहां लेके आ गया? दिल्ली। दोनों शिलालेखों को कहां लेके आ गया? दिल्ली में। समझ आया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, क्वेश्चन पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किन शिलालेखों को उखड़वा कर दिल्ली लेके आ गया था? दिल्ली के कहां लेके आ गया था बच्चे? तुगलकाबाद में। इन दोनों शिलालेखों को एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहां शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली के तुगलकाबाद में, दिल्ली के तुगलकाबाद में, ठीक है। समझ में आया? दिल्ली के तुगलकाबाद में, समझ में आया बच्चे? उसके बाद से जो चौथा अभिलेख था बच्चे, 12 अभिलेख शिलालेख, चौथा और शिलालेख कौन सा? कौशाम्बी शिलालेख, कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये अभिलेख जो है बच्चे, ये
रानी को समर्पित है, रानी को समर्पित है। इसमें अशोक ने क्या बोला था? कौशाम्बी अभिलेख किसको समर्पित है बच्चे? तो रानी को। इसमें अशोक ने ये बताया था कि मेरी जो पत्नी है, जो सबसे प्रिय पत्नी है, क्या नाम है उसका? कारुबाकी। सबसे प्रिय पत्नी, इसका नाम क्या था बच्चे? कारुबाकी। तो इस शिलालेख में इसने ये बताया था अशोक ने कि मेरी जो सबसे प्यारी पत्नी कारुबाकी है वो गरीबों को सबसे ज्यादा धन देती है, गरीबों को सबसे ज्यादा धन दान देती है। किस अभिलेख पे लिखा था? कौशाम्बी अभिलेख पे, ठीक है। कि मेरी जो सबसे प्यारी पत्नी कारुबाकी है वो गरीबों में ज्यादा दान देती है। बाद में इस अभिलेख को, बाद में इस जो कौशाम्बी में जो शिलालेख है, इसको अकबर ने उखड़वा लाया था। अकबर भी इसको कहाँ लेके आ गया था बच्चे? इलाहाबाद में, यही प्रयागराज की धरती पे इलाहाबाद लेके आ गया था, ठीक है। इलाहाबाद क्या है? संगम की नगरी है, यहाँ पे लाके लगवा दिया और इस पे लिखा हुआ था कि जो पत्नी कारुबाकी है ये ज्यादा दाम देती है। तो संगम की नगरी पे इसको लाके लगा दिया गया कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और इस शिलालेख को पढ़ेंगे और इससे इंस्पायर होंगे और गरीबों में दान करेंगे, ठीक है बच्चे। कौशाम्बी अभिलेख को किसने उखड़वा दिया था बाद में? अकबर ने। और कहाँ लगाया था? इलाहाबाद में लगा दिया था। कौशाम्बी से कहाँ इसको शिफ्ट कर दिया था? इलाहाबाद में, ठीक है। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4, बाकी बचे 3। ये तीनों के तीनों जो शिलालेख है ना बच्चे, वो एक जगह ही मिल गए थे। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। तो ये बिहार वाला एरिया रहा। यहाँ पे कितने मिल गए बच्चे? 3 अभिलेख। कौन कौन से? एक तो लौरिया अरेराज, लौरिया अरेराज अभिलेख, ठीक है। दूसरा कौन मिल गया यहाँ पे? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तीसरा रामपुरवा, रामपुरवा, ठीक है। चंपारण में कितना अभिलेख मिल गया बच्चे? 3। कौन कौन सा? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख एंड तीसरा रामपुरवा शिलालेख, ठीक है। रामपुरवा शिलालेख, ठीक है। देखिए लौरिया नंदनगढ़ में जो अभिलेख लिखा हुआ था उस पे क्या है? उपदेश लिखने के साथ साथ इसमें क्या था बच्चे? मोर का चित्र था। किसका चित्र था बच्चे? मोर का, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ में क्या था बच्चे? यहाँ पे मोर का चित्र बना हुआ था, ठीक है। मोर का चित्र, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण में जितने भी अशोक के शिलालेख मिले थे उसमें किस शिलालेख पर, किस अभिलेख पर मोर का चित्र था? तो लौरिया नंदनगढ़। कौन सा? लौरिया नंदनगढ़। समझ में? देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं वो या तो ब्राह्मी लिपि में है, या खरोष्टी लिपि में है, या ग्रीक में है, या आर्माइड में है, ठीक है। इंडिया में उसमें जितने भी उसके अभिलेख हैं वो किस लिपि में है बच्चे? ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में जितने भी थे मिले थे किसमें थे बच्चे? खरोष्टी लिपि में थे, ठीक है। अपने अफगानिस्तान वाले में किसमें थे बच्चे? आर्माइड में थे, ठीक है। लेकिन एक अभिलेख ऐसा भी है, एक अभिलेख ऐसा भी है जो दो भाषाओं में है, दो भाषाओं में। वो कौन सा बच्चे? तो उसको क्या बोलते हैं? द्विभाषी, द्विभाषी अभिलेख, द्विभाषी अभिलेख। ये ऐसा अभिलेख था जो दो भाषाओं में था। इसका नाम क्या था बच्चे? सरेकुना। क्या नाम था इसके? सरेकुना अभिलेख। ये कहां पे बच्चे? सरेकुना अभिलेख कहां पे है बच्चे? अफगानिस्तान के गंधार में। अफगानिस्तान के बच्चे कंधार वाला ये जो एरिया था वहां पे, ठीक है। ये अफगानिस्तान में था, ठीक है बच्चे। अफगानिस्तान के कहा? कंधार में। ये दो भाषा में था। कौन कौन भाषा बच्चे? एक तो ग्रीक भाषा और दूसरा आर्माइड, ग्रीक एंड आर्माइड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि द्विभाषी अभिलेख कहां पे है? बताइए। द्विभाषी अभिलेख का नाम क्या है? तो सरेकुना अभिलेख, सरेकुना अभिलेख। ये कहां पे है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के कहा? कंधार में। अफगानिस्तान के कहा बच्चे? कंधार में। ये कौन कौन से भाषा में बच्चे? तो ग्रीक भाषा एंड आर्माइड भाषा। समझ में आया? चलिए तो हमारा क्या है? बिखरे हुए भी खत्म हो गए, 7 लघु भी खत्म हो गए। चलिए क्वेश्चन बताइए। अशोक के किस अभिलेख से अर्थव्यवस्था यानी टैक्स की चर्चा है? बताइए। वेरी गुड, रुमनदेही अभिलेख। कहां पे? रुमनदेही। कहां पे बच्चे? नेपाल के लुम्बिनी में। चलिए अगला अभिलेख का कौन सा, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो रानी को समर्पित है? वेरी गुड, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख में क्या लिखा है कि मेरी प्रिय पत्नी कारुबाकी गरीबों में सबसे ज्यादा दान देती है। बहुत बढ़िया। किस अभिलेख पे बच्चे मोर का चित्र बना है? बताइए। बहुत बढ़िया। किस पे बना है बच्चे? मोर का चित्र किस पे बना है? लौरिया नंदनगढ़। ये कहां पे है? चंपारण में, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं 14 बृहद अभिलेख, 14 बृहद अभिलेखों के बारे में, ठीक है। 14 बृहद शिलालेखों को और किस नाम से जानते हैं? चतुर्दश शिलालेख। इसको मिटा दे।
अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख है बच्चे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? चतुर्दश शिलालेख। क्या बोलते हैं? चतुर्दश शिलालेख। इसमें अशोक ने बच्चे कुल 14 उपदेशों की जानकारी दिया है। कितने उपदेशों की? 14 उपदेशों की, ठीक है, जो कि अलग अलग 8 स्थानों पर दिया गया है। अलग अलग 8 स्थानों पर दिया गया ये उपदेश, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 14 उपदेश की जानकारी दिया है तो ये 14 उपदेश अलग अलग 14 स्थानों पर मिलेगा, नहीं। ये 14 उपदेश आपको कहां से मिलेंगे? अलग अलग 8 स्थानों से ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 14 उपदेश में से पहले शिलालेख पे किस चीज की जानकारी है बच्चे? पहले पर अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। अशोक के पहले शिलालेख पर क्या है? अहिंसा पर जोर दिया गया है। मतलब आपको क्या है? पशुओं की हत्या नहीं करनी है, मतलब बलि प्रथा पर रोक, बलि प्रथा प्लस अहिंसा पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता बच्चे कि पशु बलि पर रोक और अहिंसा को बढ़ावा देने की चर्चा अशोक के किस शिलालेख से? तो पहले शिलालेख से, ठीक है। पहले शिलालेख से पशुओं की बलि प्रथा पर रोक एंड अहिंसा को बढ़ावा देने की चर्चा अशोक के पहले शिलालेख से मिलती है, ठीक है बच्चे, समझ में आया? इसका दूसरा शिलालेख में किस चीज की जानकारी है? देखिए दूसरे पे, ये पहला हो गया, दूसरे में क्या? चिकित्सा। देखिए मनुष्य की चिकित्सा जो थी ना बच्चे, वो बहुत दिनों से चली आ रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पहली बार पशुओं की चिकित्सा के बारे में जानकारी कहाँ मिली? पहली बार पशुओं के इलाज के बारे में जानकारी कहाँ मिली? यहाँ से, दूसरे शिलालेखों से, ठीक है। तो पशु चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की जानकारी, 4 राजवंशों की जानकारी कहां से मिलती है बच्चे? अशोक के द्वितीय अभिलेख से, ठीक है। अशोक के द्वितीय अभिलेख से किस किस चीज की जानकारी? तो चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के 4 राजवंश। 4 राजवंश कौन थे बच्चे? ये 4 राजवंश थे चेर राजवंश, चोल राजवंश, चोल, आगे इसके चेर के आगे राजवंश लिख लीजिएगा, चेर राजवंश, चोल राजवंश एंड तीसरा पांड, चौथा सत्यपुत्र। आगे जब हम दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम क्या है? डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि अशोक के दूसरे अभिलेख से चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत की इन 4 राजवंशों की जानकारी है। इसके अलावा श्रीलंका की भी इसमें जानकारी है, श्रीलंका देश की भी इसमें जानकारी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। चलिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि अशोक के किस शिलालेख से चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की जानकारी मिलती है? बताइए। तो दूसरे अभिलेख से क्या मिलती है? चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की जानकारी। बताइए पहले शिलालेख से अहिंसा प्लस पशुओं की बलि प्रथा पर रोक, ठीक है। दूसरे से चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत में के 4 राजवंशों की जानकारी। तीसरे अभिलेख से किस चीज की जानकारी? बताइए। तीसरे अभिलेख से बच्चे 3 अधिकारी की जानकारी मिलती है, 3 अधिकारी की जानकारी। अशोक के तीसरे अभिलेख से कितने अधिकारी की जानकारी? 3। कौन कौन से बच्चे? राजुक और कौन सा बच्चे? युक्तक एंड प्रदेशक। राजुक, युक्तक एंड प्रदेशक, ठीक है। अशोक के तीसरे शिलालेख से किसकी जानकारी, किसकी चर्चा थी बच्चे? 3 अधिकारियों की चर्चा थी। कौन कौन से? राजुक, युक्तक एंड प्रदेशक, ठीक है। इसमें सबसे फेमस कौन था बच्चे? राजुक क्या था? सबसे फेमस था, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के किस शिलालेख से 3 अधिकारियों की चर्चा है? तो अशोक के तीसरे शिलालेख से ही 3 अधिकारियों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से? राजुक, युक्तक एंड प्रदेशक, जिसमें से राजुक जो था बच्चे वो सबसे फेमस था। राजुक कैसा था बच्चे? सबसे फेमस था, ठीक है। चौथे शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है बच्चे? चौथे में ये बोला गया वेरी घोष। देखिए चौथे शिलालेख में बताया गया कि अशोक ने वेरी घोष को त्याग कर धाम में घोष को अपना लिया था। वेरी घोष को त्याग कर धाम में घोष। देखिए वेरी का मतलब क्या होता है? युद्ध को छोड़ के क्या है? धर्म की नीति। धाम मतलब धर्म। देखिए अशोक के चौथे अभिलेख पे क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने वैरी घोष को त्याग कर, मतलब युद्ध की भावना को त्याग कर, युद्ध की नीति को त्याग कर धाम में नीति को अपना लिया था, ठीक है। इसकी जानकारी किससे? चौथे अभिलेख से मिलती है, ठीक है बच्चे। वैरी घोष को त्याग कर धाम में घोष की नीति को अपना लिया था, इसकी जानकारी हमको चौथे अभिलेख से मिलती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। 5वां देखते हैं बच्चे इसका। 5वें में धाम में मात्र की चर्चा थी। धाम महामात्र, ठीक है। देखिए धार्मिक जीवन की रक्षा
क्योंकि अशोक जो था बच्चे वो सहिष्णु था, सभी धर्मों को मानने वाला था। तो उसका कहना यह था कि धर्मों की रक्षा के लिए, सभी धर्मों को एकजुटता के लिए हमको क्या है, कोई ना कोई मंत्री नियुक्त करना होगा। तो इसने क्या किया था, धर्म की रक्षा के लिए धर्म महामात्र मंत्री की नियुक्ति करी। ठीक है, पांचवें के बाद छठा, छठा यहाँ देखते हैं बच्चे। छठे में क्या है, अधिकारी। छठे में क्या बोला गया बच्चे, अधिकारी। देखिए छठे में ये बोला गया, छठे अभिलेख में ये बोला गया है कि धाम में महामात्र की अधिकारी जो है, धाम में महामात्र के लिए जो भी अधिकारी नियुक्त हैं वो जन कल्याण के संबंध में वो अशोक से, सम्राट अशोक से कभी भी मिल सकते हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चे, किस चीज की चर्चा है कि जो धाम में महामात्र के अधिकारी हैं वो जन कल्याण के लिए मेरे से कभी भी मिल सकते हैं। मेरे से मतलब सम्राट अशोक से कभी भी मिल सकते हैं। समझ में आया? छठे में क्या बोला गया बच्चे, बताइए। वेरी गुड। मतलब जो धर्म में महामात्र के जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो जन कल्याण के लिए, लोगों के अच्छे के लिए वो कभी भी मेरे से 24/7 कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं। इस चीज की चर्चा शिलालेख 6 में है। ठीक है बच्चे। सातवां जो शिलालेख था वो सबसे बड़ा शिलालेख था। सातवां जो था बच्चे सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख सातवां था। इसमें क्या लिखा था बच्चे सातवें शिलालेख में जो सबसे बड़ा था, धार्मिक समन्वय। धार्मिक समन्वय, धार्मिक समन्वय का इतना बड़ा उद्देश्य इसने लिख दिया, इसलिए सबसे बड़ा शिलालेख हो गया था। धार्मिक समन्वय में इसने ये बोला था कि सभी धर्म के लोग जो हैं आपस में मिलजुल के रहना है, एकजुट होकर रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। ठीक है, सभी धर्मों में एटलीस्ट विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आपको बैर भावना भी नहीं रखना है, क्योंकि अशोक एक खुद भी सहिष्णु था, वो सभी धर्मों को मानने वाला था। ठीक है, उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं घोषित किया था। समझ में आया? जबकि वो खुद बौद्ध धर्म लिया था, वो राजा था, चाहता तो सबके लिए बौद्ध धर्म अनिवार्य कर देता, लेकिन उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो सातवें में क्या बोला गया, धार्मिक समन्वय, मतलब आप सबको मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद से आठवें में क्या बोला गया बच्चे, आठवें में धम्म यात्रा की चर्चा है। धम्म यात्रा की चर्चा, देखिए धम्म यात्रा की चर्चा अशोक ने कब किया, कलिंग युद्ध हो गया था। कलिंग युद्ध के 10वें साल बाद, कलिंग युद्ध जैसे खत्म हुआ था उसके 10वें साल बाद इसने गया की यात्रा की। गया मतलब जो हमारे पड़ता है यहाँ पे, गया की यात्रा की। ठीक है, उसके बाद से 20वें साल बाद इसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी 10वें साल में कहा गया बच्चे, 10वें में गया, अब 20वें साल में लुम्बिनी। ठीक है, ठीक है, तो इसके 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा है। कलिंग युद्ध के 10वें साल बाद कहां पे गया था बच्चे, गया में, और 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी में गया था। अतः जो सबसे प्रसिद्ध जो यात्रा थी वो कौन सी है बच्चे, गया एंड लुम्बिनी। गया एंड लुम्बिनी। समझ आया? 9वें में क्या बोला गया, 9वां यहां देखते हैं बच्चे। 9वें शिलालेख में क्या बोला गया बच्चे, इसके 9वें त्योहारों में बच्चे त्योहारों पर रोक लगा दी गई। छोटे मोटे जितने भी त्योहार थे, त्योहारों पर रोक, प्लस कर्म कांड जो है उसको खत्म कर दिया गया। कर्म कांड एंड त्योहारों पर रोक लगा दिया गया। ठीक है, इसकी चर्चा है। तो पूछेगा कि अशोक के किस शिलालेख से त्योहारों को खत्म एंड कर्म कांड पर रोक की जानकारी मिलती है, तो 9वें अभिलेख से। ठीक है, 9वें अभिलेख से किस चीज की जानकारी, तो छोटे मोटे जो त्योहार थे इन पर रोक लगा दिया गया था, और स्पेशली कर्म कांड पे रोक लगा दी है। कर्म कांड क्या होता है बच्चे, जो अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं उसको ही हम कर्म कांड बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे क्या है, रोक लगा दिया गया था। समझ में आया? क्वेश्चन एक पूछा भी था एसएससी में। ठीक है, कि त्योहारों पर रोक और कर्म कांड पर रोक की जानकारी अशोक के किस शिलालेख से, तो 9वें शिलालेख से। समझ में आया बच्चे? 10वें में क्या बोला गया बच्चे, 10वें में धम्म का महत्व समझाया गया है। धम्म का महत्व, ठीक है, धम्म का मतलब तो समझते हैं आप। समझ में आया? 11वें में क्या बोला गया बच्चे, 11वें में बोला गया है ब्राह्मण, मतलब कोई भी अधिकारी, जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति है, किसी भी क्षेत्र के अधिकारी जो हैं वो ब्राह्मण को परेशान नहीं करेंगे, ब्राह्मण को कोई भी अधिकारी नहीं सताएगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित मतलब न सताने की जानकारी 11वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है बच्चे। 12वें में इसने ये बोला बच्चे कि स्त्री महामात्र मंत्री की नियुक्ति की जाती है। महामात्र, स्त्रियों की देखरेख के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए स्त्री महामात्र, महामात्र का मतलब मंत्री, स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई। इसकी जानकारी 12वें शिलालेख से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चे कि अशोक के किस शिलालेख से स्त्री की देखरेख के लिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति हुई, तो 12वें शिलालेख से। किससे बच्चे, 12वें शिलालेख से। 13वें में बच्चे क्या है, कलिंग शिलालेख। कलिंग शिलालेख,
13वें में क्या है, कलिंग शिलालेख की चर्चा है। ये बताइए, कलिंग नाम सुनते ही आपको ये लग रहा होगा कि कलिंग शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा होगी, जो कि आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है। ऐसा नहीं है, कलिंग शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा नहीं है। कलिंग अभिलेख में बच्चे अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को घर में जो काम करने वाली दासी आती है, दासी को या कोई पालने वाली हो, दासी को पालने वाली या कोई ध्येय माँ मतलब मौसी वगैरह हो को देखकर चिंता मुक्त हो जाती है, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को दासी का पालने वाली कोई हो या ध्येय माँ को देखकर चिंता मुक्त हो जाती है, उसी तरह मैं भी अपने राज्य के जनता को राजुक नामक अधिकारी को देता हूँ और चिंता मुक्त हो जाता हूँ। ये राजुक नाम का जो अधिकारी है आपके अच्छे काम पर आपको पुरस्कार भी देगा और बुरे काम पर आपको दंड भी देगा। ठीक है, कलिंग शिलालेख में किस चीज की चर्चा बच्चे? वेरी गुड। क्या बोला इसमें बच्चे कि जिस प्रकार एक माँ दासी को या मौसी को या घर में जो काम करने वाली आती है उसको देख के एक माँ चिंता मुक्त हो जाती है अपने बच्चों को, उसी तरह क्या है, मैं भी अपने जनता को राजुक नाम का जो अधिकारी है, ये राजुक नाम का जो अधिकारी है इसको देख के मैं भी चिंता मुक्त हो जाता हूँ। ये राजुक नाम का अधिकारी आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार देगा, बुरा काम करेंगे तो आपको दंड देगा। तो ये किसमें लिखा था बच्चे? कलिंग शिलालेख में। उसके बाद से 14वां में क्या, 14 और आखिरी, ये आखिरी था 14 बृहद शिलालेखों में 14 में अशोक बहुत चालू था, बोला हमने अभी तक जितने भी शिलालेख लिखवाए हैं ऊपर इसमें कोई गलती हो, शिलालेख लिखने में कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो इसकी जिम्मेदारी अशोक की नहीं है, इसका जिम्मेदार अशोक नहीं है। आप समझ सकते हैं। 14वें शिलालेख में क्या बोला बच्चे बताइए? उपरोक्त लिखे जितने भी शिलालेख हैं उसके लिखावटों में कोई गलतियां हो तो उसका जिम्मेदार अशोक नहीं होगा। लिखावटों में कोई गलतियां हो तो उसका जिम्मेदार अशोक नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। पहला कौन सा था बच्चे? अहिंसा। ठीक है, पहले शिलालेख में अहिंसा प्लस बलि प्रथा पर रोक, पशुओं की बलि प्रथा पर रोक की चर्चा पहले अभिलेख में। दूसरे में बच्चे चिकित्सा और दक्षिण भारत के 4 राजवंशों प्लस एक श्रीलंका की भी जानकारी है इसमें। ठीक है, 3 अधिकारियों की चर्चा तीसरे में है। ठीक है, जिसमें राजक सबसे फेमस था भैरी घोष। चौथे में क्या बोला गया? भैरी घोष मतलब युद्ध की नीति को त्याग कर धार्मिक की नीति को अपनाना। ठीक है, 5वें में क्या है? धार्मिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए धाम महामात्र की नियुक्ति। ठीक है, 6ठे में क्या है? अधिकारी मतलब धाम में महामात्र के जो अधिकारी हैं, ठीक है, जन कल्याण के लिए अशोक से 24/7 कभी भी आकर मिल सकते हैं। और 7वां जो अभिलेख था वो सबसे बड़ा अभिलेख था। ठीक है, इसमें धार्मिक संबंधों की चर्चा थी। ठीक है, मतलब आपसे मेल मिलाप से रहना है आपको। उसके 8वें में क्या था बच्चे? धम्म यात्रा की चर्चा। कलिंग युद्ध के 10वें साल बाद कहाँ गया था अशोक? गया था। ठीक है, 20वें साल में कहाँ गया था? नेपाल के लुम्बिनी में। 9वें में क्या किया बच्चे? किसकी चर्चा? त्योहारों को खत्म करके गया था जो भी छोटे मोटे थे और स्पेशली कर्मकांड पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 10वें में क्या है? धम्म का महत्व समझाया गया कि धम्म कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में शांति के लिए। ठीक है, 11वें में बच्चे ये बोला गया था कि कोई भी अधिकारी जो है ब्राह्मण को नहीं सताएगा। ठीक है, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण को कोई नहीं सताएगा। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा है। स्त्रियों को देख रेख करने के लिए जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं उसकी चर्चा किसमें बच्चे? 12वें शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद 13वें में क्या बच्चे? कलिंग शिलालेख की चर्चा। कलिंग शिलालेख में क्या बोला गया? जिस प्रकार माँ एक अपने सौतेली माँ या उसके मौसी या दासी को अपने बच्चे को देकर चिंता मुक्त हो जाती है, उसी तरह मैं भी अपने जनता को किसको दे रहा हूँ? राजुक नाम का अधिकारी को दे रहा हूँ और मैं चिंता मुक्त हो रहा हूँ। ठीक है, ये आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार देगा और बुरा काम करेंगे तो आपकी पिटाई करेगा, आपको दंड देगा। ठीक है, और 14वें में बोला कि हमने ऊपर जितना भी अभिलेख लिखवाया है उसमें कोई गलती होती है तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। देखिए सब बोल भी दिया, लास्ट में अपना साइड क्लियर कर लिया। ठीक है बच्चे, अशोक ने अपने सारे शिलालेखों को बनवाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया था बच्चे बताइए? क्वेश्चन पूछा था एक एमपी पीसीएस का एग्जाम था, उसमें शायद पूछा था प्री में कि अशोक ने जो अपने शिलालेखों का निर्माण किया था उसके लिए पत्थर कहाँ से मंगवाए थे? तो उसके लिए पत्थर जो उत्तर प्रदेश में एक चुनार जगह है, उत्तर प्रदेश का एक चुनार जगह है, वहां से इसने सारे पत्थर मंगवाए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनार जगह से। समझ आए? अभी हम देखते हैं बच्चे अशोक के सिद्धांत क्या थे। ठीक है, अशोक के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। देखिए अशोक का जो सिद्धांत था ना वो स्वनियंत्रण पे आधारित था। ठीक है, स्वनियंत्रण मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल थी उस पर आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अशोक के सिद्धांत में क्या क्या था बच्चे? कुछ बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अशोक का जो सिद्धांत था बच्चे वो स्वनियंत्रण पर आधारित था।
ठीक है। अशोक का जो सिद्धांत था बच्चे वो स्वनियंत्रण पर आधारित था। दूसरा क्या था बच्चे, अशोक ने कहा आज्ञा पालन करिए। आज्ञा पालन मतलब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, माता पिता जो भी बोलते हैं आप उसको भली भांति करिए, ठीक है। अशोक का जो सिद्धांत था उसमें किस पर आधारित था बच्चे, स्वनियंत्रण पर, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोली, आज्ञा पालन करिए। आज्ञा का पालन मतलब माता पिता के द्वारा दिए जाने वाले आज्ञा का आप पालन करिए। तीसरा बच्चे क्या है, सहानुभूति। सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब था कि आप अपने नौकर के प्रति, आपका जो नौकर है या दास है उसके प्रति क्या है, सहानुभूति रखिए। नौकर के प्रति क्या करना बच्चे, आपको सहानुभूति मतलब दया भावना रखना है। उसके साथ आप चिल्ला के, डांट के, गाली दे के बात मत करिए, अच्छे से प्यार से पेश आइए, ठीक है बच्चे। अगला क्या था बच्चे, आदर की भावना। आदर भावना, आदर भावना में बच्चे इन्होंने ये बोला कि आप साधु लोग जो हैं, साधु व भिक्षुक, इनके साथ क्या है, आदर के साथ पेश आइए। साधु और भिक्षुक के लिए आपके दिल में क्या है, आदर की भावना होना चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। इनके साथ आप बिल्कुल पोलाइटली बिहेव करिए, ठीक है बच्चे। अगला इसका क्या सिद्धांत था बच्चे, कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। तो अशोक का जो जीवन था बच्चे वो किस पे आधारित था, टोटली धर्म पर नियंत्रण था, धर्म पे आधारित था। धर्म का मतलब ही था बच्चे कि आपके अंदर बिल्कुल सबके लिए एक समान भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो अशोक का सिद्धांत था स्वनियंत्रण पर आधारित था। इसने बोला था माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, नौकर और दास के प्रति सहानुभूति रखिए, ठीक है। साधु एंड भिक्षुक के लिए आदर की भावना होनी चाहिए, एंड जियो और जीने दो का सिद्धांत इसने दिया था, ठीक है। अशोक का जो किला था बच्चे वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। अशोक का जो किला था किसका बना था, लकड़ी का। अशोक के समय बच्चे दो प्रमुख कारीगर हुआ करते थे, कौन कौन से, एक बढ़ई उस टाइम पे था और दूसरा लोहार। अशोक के समय कितने कारीगर थे बच्चे, एक बढ़ई और दूसरा लोहार, ठीक है। बढ़ई लोग क्या है, लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, लोहार लोग लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। बढ़ई लोहार। अशोक के समय में बच्चे वास्तुकला, वास्तुकला मतलब बिल्डिंग निर्माण बहुत ही बेहतरीन था। अशोक के समय वास्तुकला एंड वास्तुकला का मतलब क्या होता है बच्चे, बिल्डिंग का निर्माण, ये बहुत ही बेहतरीन था, ठीक है बच्चे। लेकिन ये जो वास्तुकला था ना, ये ज्यादातर धार्मिक रूप से देखने को मिला था। मतलब वास्तुकला जो भी बिल्डिंग बनती थी वो धर्म को लेकर बनता था। जैसे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किसने बनवाया बच्चे, अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ पे बच्चे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची स्तूप कहाँ है बच्चे, मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने, बहुत बड़ा, ठीक है।